तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, एक एसडीएम मैट्रिमोनियल साइट पर जाती है, वहां पर एक पुरुष को पसंद करती है। पसंद करने के बाद उससे शादी हो जाती है और शादी के 3 साल के बाद ऐसा क्या होता है कि माफी चाहूंगा, एसडीएम साहिबा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और वहां पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ एक इतनी बड़ी पद पर बैठी एसडीएम साहिबा के साथ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी जानने से पहले सबसे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज कहानी एकदम ओपन में आपको सुना रहा हूँ। कोई स्टूडियो नहीं, कोई सेटअप नहीं। तो जितनी खुली ये कहानी है तो उतना ही खुला आज हमारा सेटअप है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एमपी के में एक जिला पड़ता है डिंडोरा। डिंडोरा में एक जगह पड़ती है शाहपुर। तो शाहपुर की जो जिला एसडीएम थी, वो अपने घर पर थी और 2 बजे उनके पति उनके घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद उनको आवाज लगाते हैं। उनके पति का नाम था मनीष शर्मा और एसडीएम साहिबा का नाम था निशा शर्मा। अब मनीष शर्मा निशा जी को आवाज लगाते हैं, यानी एसडीएम निशा को आवाज लगाते हैं। अब आवाज लगाते लगाते बहुत देर हो जाती है। निशा शर्मा सुनती नहीं है। अब फिर वो इधर उधर देखते हैं, कहीं निशा शर्मा दिखाई नहीं देती। तो वो उनके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि निशा शर्मा औंधे मुंह एकदम पड़ी हुई है, बिल्कुल बेसुध हालत में, मतलब लगभग बेहोशी की हालत में। अब मनीष शर्मा एकदम डर जाते हैं। डरने के बाद नौकरों को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई नौकर उस समय मौजूद था नहीं। आनन फानन में ड्राइवर को फोन करते हैं। ड्राइवर से कहते हैं फटाफट भाग के आओ, एसडीएम साहिबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। अब ड्राइवर भी काफी दूर था, आने में उसको 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, आता है। अब किसी तरह एसडीएम साहिबा को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अब एसडीएम साहिबा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर मनीष शर्मा यानी उनके पति से कहते हैं कि क्या हुआ एसडीएम साहिबा को। एसडीएम साहिबा एक्चुअली काफी परिचित थी वहां पर, सब उनको जानते थे, काफी बड़े ओहदे पर काम कर रही थी। तो डॉक्टर साहब भी पूछते हैं एसडीएम साहिबा को क्या हुआ। तो मनीष शर्मा उनके पति बताते हैं कि कल इन्होंने 27 जनवरी के दिन यानी व्रत रखा था और इनकी तबीयत काफी खराब होने लग गई थी। उसी में इन्होंने एक अमरूद खा लिया। अमरूद खाने के बाद इनको उल्टियां होने लग गई। तो उसके बाद मैंने इनको दवा दी। उसके बाद ये रात को अपने बिस्तर पे गई, सो गई। अब सुबह भी मैं घर से जल्दी चला गया। दिन में आया तो देखा इस तरह की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। तो आनन फानन में मैं आपके पास लेकर आ गया। अब डॉक्टर ने सारी बातें मनीष शर्मा की सुनी और सुनने के बाद जांच शुरू करी। अब जैसी एसडीएम साहिबा की नस टटोली डॉक्टर साहब की हवा खराब। अब हवा खराब इसलिए कि देखा कि डॉक्टर एसडीएम साहिबा तो 5-6 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब डॉक्टर साहब ने सोचा कि भैया इतनी बड़ी एसडीएम है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। तो चुपचाप उन्होंने जिले के एसएसपी को फोन कर दिया। अब एसएसपी तुरंत तत्काल वहां पर आके अस्पताल में दम के आ पहुंचे अपनी टीम के साथ। साथ में एफएसएल की टीम को लेकर आ गए। तभी जिले के एसएचओ को भी खबर मिली। एसएचओ भी वहां पर आ गए अपने कुछ कांस्टेबल लेकर। अब जिले के एसएसपी साहब, जिनका नाम है अखिल पांडे, अखिल पांडे जी जैसे ही मौके पर पहुंचे, मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने मनीष शर्मा से पूछताछ शुरू कर दी कि एसडीएम साहिबा के साथ ये क्या हुआ, आप मुझे पूरी कहानी बताइए। अब मनीष शर्मा ने बिल्कुल सेम वही स्टोरी रटी जो उन्होंने डॉक्टर साहब को बताई थी कि रात को कल इन्होंने व्रत रखा था, अमरूद खाया, उल्टियां हुई, उसके बाद ये बिस्तर पे चली गई, सो गई। अब 28 जनवरी उस दिन संडे था। मैं भी सुबह घर से 10 बजे निकल गया था। मुझे लगा संडे है, एसडीएम साहिबा आराम कर रही होंगी। तो दिन में 2 बजे आया तो देखा कि ये बेहोशी की हालत में पड़ी हैं। तो मैं इन्हें अस्पताल लेके आया। अब एसएसपी साहब तुरंत तत्काल प्रभाव से अपनी टीम लेके एसडीएम साहिबा के सरकारी बंगले पर जाते हैं सारी चीजों की जांच करने के लिए। अब एसएसपी साहब एक एक चीजों की उनके बंगले में बारीकी से जांच करते हैं। बारीकी से जांच करने के बाद एक बकायदा लिस्ट बनाते हैं कि 27 जनवरी सुबह से लेके 28 जनवरी दिन के 2 बजे तक बंगले पर कौन आया, कौन बाहर गया, बकायदा एक लिस्ट बनती है। नौकरों से, ड्राइवर से पूछताछ की जाती है। अब इसी दौरान एसएसपी साहब की नजर एक वॉशिंग मशीन पर पड़ती है, जहां उन्हें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। देखते हैं वॉशिंग मशीन में उसी 2 कपड़े धुले हुए रखे हैं, एक बेडशीट और एक पिलो। और एसएसपी साहब ने देखा कि वॉशिंग मशीन के बगल में बहुत ढेर सारे कपड़े जो कि गंदे पड़े, लेकिन सिर्फ पिलो कवर और बेडशीट को धोया गया है। अब उन्हें थोड़ा अटपटा सा लगता है, डाउट सा लगता है। तो वो घर के नौकर से और ड्राइवर से पूछताछ करते हैं कि भैया ये कपड़े, पिलो कवर और ये बेडशीट किसने धोई है। तो सब मना कर देते हैं कि भैया किसने धोई है, हमें तो नहीं पता। और उसके बाद मनीष शर्मा से संपर्क करते हैं एसएसपी साहब। तो पूछते हैं क्या आपने बेडशीट और पिलो कवर धोया है। तो मनीष शर्मा बिल्कुल फटाक से जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, ये पिलो कवर और जो बेडशीट है मैंने धोया है।
दोस्तों इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मनीष शर्मा के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों मनीष शर्मा जो कि एसडीएम साहिबा के पति थे, उनकी उम्र 45 साल और एसडीएम साहिबा की जो उम्र थी वो 51 साल थी। इनकी उम्र में 6 साल का डिफरेंस था, यानी मनीष शर्मा एसडीएम साहिबा से 6 साल उम्र में छोटा था। इसके बचपन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5वीं फेल था और 5वीं फेल होने के बाद अपना घर छोड़ के भाग गया। 6 साल तक घर से गायब रहा। उसके बाद अचानक आके धमक गया घर पे और उसके बाद कुछ दिन घर पे रहा और फिर गायब हो गया। अब 1996 में मनीष शर्मा के पिताजी की डेथ हुई। घर वालों ने संपर्क किया, पिताजी की डेथ हो गई है, आके एक बार देख जाओ। ये अपने घर वापस नहीं गया, घर पर वापस नहीं गया पिताजी को आखिरी बार भी देखने। तो घर वाले काफी नाराज हो गए इससे। अब इसी तरह 2009 आया। 2009 में अभी ये अपने घर पर वापस जाता है और बवाल मचाना शुरू कर देता है। कहता है मेरा हिस्सा दो, मेरी जायदाद दो, जो भी मेरा पैसा बनता है मुझे दो। अब वहां से बंटवारा शटवारा करके पैसे वैसे लेके ये फिर गायब हो जाता है। अब ऐसे ही 2014 आता है, जो 2014 में इसके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। घर वाले फिर इसको संपर्क करते हैं और कहते हैं कि हमारे बड़े भैया की डेथ हो गई, एक बार घर पे आके उनको देख जाओ। ये फिर भी आना सही नहीं समझता। अब घर वाले इतनी बुरी तरह इससे नाराज हो जाते हैं कि कह देते हैं आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम अपना देखो और हम अपना देख लेंगे। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। अपनी जिंदगी चलाने के लिए मनीष शर्मा बस बस में कंडक्टरी करता है, कभी बस टोल पे वसूली करता है। अब इसी तरह करते करते जिंदगी बीती रहती है उसकी कंडक्टरी करते करते। अब 2018 आता है। अब 2018 में अपने जहाँ ये रहता है वहीं पर एक दर्पण कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की से शादी कर लेता है। अब शादी करके फिर अपने घर वापस जाता है। अब इसकी माँ को इस पे तरस आ जाता है, सोचती है कि इतने सालों में सुधर गया होगा। तो वहीं पर 2-4 महीने तक तो ये ठीक ठाक रहता है, लेकिन शादी के 6 महीने होने के बाद अभी अपनी बीवी को तलाक देने की जिद करने लगता है। इसकी माँ इसको समझाती है, कहती है कि बेटा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, थोड़ा सा समझ जाओ। लेकिन मानता नहीं है, अभी जिद पाल के बैठ जाता है, मुझे तो तलाक देना है और तलाक दे देता है। अब तलाक देने के बाद इसकी जो माता जी होती हैं फिर से इसको घर से भगा देती हैं, कहती है कि तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कंडक्टरी करता रहता है, टोल पे वसूली करता रहता है और साल आ जाता है 2020। अब साल 2020 में मनीष शर्मा अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है। अपने दोस्त से कहता है यार मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इसका दोस्त इसको सजेशन देता है मनीष शर्मा को, भैया इतनी सारी मैट्रिमोनियल साइट है, कहीं भी अपनी प्रोफाइल अपलोड करो, अगर अच्छा सा मैच मिलेगा तो जरूर शादी हो जाएगी। अभी अपनी तगड़ी सी प्रोफाइल तैयार करता है जिसमें ये नहीं लिखता कि मैं एक बस कंडक्टर हूँ या मैं टोल पे वसूली करता हूँ। अपने आप को एक प्रॉपर्टी डीलर दिखाता है और प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करा लेता है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसडीएम साहिबा की नज़र इसकी प्रोफाइल पर पड़ती है। वो इसकी प्रोफाइल पढ़ती है, इनको ये मनीष शर्मा पसंद आ जाता है। इन दोनों में अब आपस में बातें होने लग जाती हैं, कभी कभी मुलाकात होती है। उसी बीच जो एसडीएम साहिबा थी, अपनी जो बहन थी, अपनी बहन से कहती हैं कि मुझे अकेलापन अब खाता है, कहीं ना कहीं मुझे भी जिंदगी में अब एक पार्टनर की जरूरत है। तो अपनी बहन की मंजूरी मिल जाती है। इनकी बहन कहती है जैसी आपकी इच्छा, जो आप करना चाहें। अब मनीष शर्मा से इनकी मुलाकात हो ही रही थी, तो एक दिन 3 अक्टूबर 2020 को गायत्री मंदिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शायद ही दोनों शादी कर लेते हैं और मनीष शर्मा जो कि इनसे 6 साल उम्र में छोटा था, एसडीएम साहिबा की उससे शादी हो जाती है। एसडीएम साहिबा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एसडीएम साहिबा बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। 2003 में एमपीपीएससी का उन्होंने एग्जाम क्लियर किया। एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको नायब तहसीलदार की पोस्टिंग मिलती है। कुछ साल काम करती हैं, प्रमोशन मिलता है, तहसीलदार की पोस्ट पे तैनात हो जाती हैं। अब ये माँ बाप की सेवा में लगी रहती हैं, बहन की सेवा में लगी रहती हैं। कहती हैं शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है, अकेले माँ बाप की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन जब ये 48 साल की होती है, इनको कहीं ना कहीं अकेलापन खाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट से एक प्रोफाइल देखी, मनीष शर्मा के साथ इनकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के 2-3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बीतते हैं, काफी अच्छे से बीतते हैं, बीत जाते हैं। अब उसके बाद जो मनीष शर्मा है अपना रंग दिखाना शुरू करता है। अब इसी बीच एसडीएम साहिबा को ये भी पता चल जाता है कि ये कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये एक बस कंडक्टर है और वसूली करता है। लेकिन एसडीएम साहिबा का आप दिल देखिए, वो इसको माफ करती है। माफ करने के बाद इसको 5 लाख रुपए देती है, कहती है अपना अच्छा सा कोई काम शुरू कीजिए और इससे अपना जीवन बिताइए। लेकिन ये 5 लाख रुपए भी बर्बाद कर देता है और बर्बाद करने के बाद इधर उधर मुंह मारता रहता है। उसी बीच एसडीएम साहिबा इसके व्हाट्सएप स्टेटस पे एक दिन एक प्रोफाइल फोटो देखती है, उस प्रोफाइल एक लड़की के साथ,
और एसडीएम साहिबा उस लड़की के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है, जिसके पति की कोरोना काल में डेथ हो गई थी। अब एसडीएम साहिबा से जो मनीष शर्मा था, अब वो कभी-कभी 10 दिन में मिलने आता, कभी 15 दिन में मिलने आता, कभी महीने भर में मिलने आता और मिलने भी तभी आता जब इसको पैसों की ज़रूरत होती। आता, घर में लड़ाइयाँ करता, एसडीएम साहिबा से पैसे लेता और फिर गायब हो जाता। और मनीष शर्मा जो है अब एसडीएम साहिबा पर ये भी प्रेशर डालने लगता है कि जितने भी आपके खाते हैं, जितनी भी आपने प्रॉपर्टी ली है, उसमें मुझे अपना नॉमिनी बना दीजिए। लेकिन एसडीएम साहिबा कहीं न कहीं सतर्क हो गई थी, वो समझ गई थी कि मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो अपना नॉमिनी जो है अपनी बड़ी बहन और अपनी बड़ी बहन के लड़के को बना देती है। ये खबर जब मनीष शर्मा को पता लगती है तो घर में कलेश करना शुरू करता है और ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि 27 जनवरी के दिन अब वो घर में आता है, जैसा कि स्टोरी पहले मैंने आपको बताई, और 28 जनवरी के दिन वो आनन-फानन में एसडीएम साहिबा को अस्पताल में भर्ती करता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है एसडीएम साहिबा की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगता है कि इनकी जो मौत है गला दबने से यानी सांस रुकने की वजह से हुई है। अब पुलिस का शक पुलिस की जो सीधी सुई है मनीष शर्मा यानी इसके पति पर जाती है। वो इसकी हिस्ट्री जांचते हैं और हिस्ट्री देखने के बाद सुनने के बाद सख्ती से इससे पूछताछ कर देते हैं तो ये कुछ ही घंटों में टूट जाता है और बता देता है कि हाँ, मैंने एसडीएम साहिबा का गला घोंट के हत्या करी है। जब मैं इनका गला घोंट रहा था तो इनकी नाक से खून गिरने लगा था और खून जब गिरा तो वो पिलो कवर और बेडशीट पे गया। मैंने जल्दबाजी में पिलो कवर और बेडशीट को धो दिया और धोने के बाद इनको मैं अस्पताल भर्ती करने ले गया। मुझे लगा कि इनकी मौत एक हार्ट अटैक लगेगी, लेकिन जो भी मनीष शर्मा ने किया उसका सारा प्लान जो है वो धरा का धरा रह गया। ये 5वीं फेल था लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छे से करना जानता था। लेकिन पुलिस के आगे इसकी एक नहीं चली। अब फिलहाल जो मनीष शर्मा है वो पुलिस कस्टडी में हिरासत में है और मैं चाहूँगा अगर इस पे जुर्म साबित होता है तो उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दोस्तों, ये किसी ने सही कहा है कि बुराई का अंत एकदम बुरा होता है। तो सतर्क रहें आप भी, कोई ऐसा काम मत कर दीजिएगा कि आपके साथ भी कोई नतीजा बुरा हो। इसी तरह की कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इसी बीच दोस्तों एक बात मैं आपसे बताना भूल गया कि जब पुलिस ने इसको अपनी कस्टडी में लिया तो ये बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब पुलिस इसको कोर्ट की तरफ ले जाने लगी तब भी ये बेहोश हो गया। अब पुलिस को लगा कि भैया इसका दम ना निकल जाए तो इसको अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल अब ये पुलिस की कस्टडी में है और इसके ऊपर केस चल रहा है। इस केस में जैसे भी कोई खबर आगे अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अभी 3-4 दिन पुरानी घटना ही है। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट दूँगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी।